ब्रिटिश साम्राज्य को देखें तो एक बात साफ दिखती है। जहां जहां शोषण का एक तरीका था, वहीं वहीं विद्रोह का भी एक तय पैटर्न था। आज हम ग्रामीण भारत में इसी पटकथा को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो अजीब तरह से बार बार दोहराई गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सवाल से करते हैं। क्या एक साधारण सा नीला रंग मतलब ब्लू कलर पूरे देश में क्रांति की आग भड़का सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर ऐसा हुआ था। अब इस कहानी का स्केल देखिए। बात है 1810 की। उस वक्त ब्रिटेन जितना भी नील यानी इंडिगो इंपोर्ट करता था, उसका 95%, जी हाँ 95% सिर्फ और सिर्फ भारत से आ रहा था। जरा सोचिए, एक अकेली चीज पर इतनी बड़ी निर्भरता। लेकिन ये जो 95% का आंकड़ा है ना, इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है। अत्याचार की कहानी। तो चलिए हमारी पहली केस स्टडी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये खूबसूरत नीला रंग हजारों किसानों के लिए जुल्म का दूसरा नाम बन। देखिए, ब्रिटेन में चल रही थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इस रेवोल्यूशन को एक जबरदस्त भूख थी, कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की। और इस भूख को मिटाने के लिए उन्होंने भारत को साम्राज्य का एक बड़ा सा खेत बना दिया। कपास, चाय और हाँ, सबसे ज्यादा नील। इनकी मांग इतनी बढ़ी कि भारत की खेती का पूरा चेहरा ही बदल गया। पर सवाल ये है कि भारतीय नील ही क्यों, मतलब इतना खास क्या था इसमें? बात ये थी कि इसकी क्वालिटी का कोई मुकाबला ही नहीं था। इसका रंग एकदम शानदार, गहरा और पक्का, जबकि यूरोप में जो वोड नाम का पौधा उगता था, वो इसके सामने पानी भरता था। रंग फीका, बेजान। बस यही वजह थी कि ब्रिटिश बागान मालिक भारतीय नील के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अब इस जबरदस्त डिमांड को पूरा करने के लिए बागान मालिकों ने दो तरीके अपनाए, और दोनों ही बड़े क्रूर थे। पहला था निज सिस्टम। इसमें वो अपनी जमीन पर मजदूरों से खेती करवाते थे। लेकिन दूसरा, जो और भी ज्यादा शोषण वाला था, वो था रैयती सिस्टम। इसमें किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी ही सबसे अच्छी जमीन के 1/4 हिस्से पर सिर्फ नील उगाएं। और ये सब होता था कर्ज के एक ऐसे जाल के जरिए जिससे किसान बेचारा कभी बाहर निकल ही नहीं पाता था। और ये नील बनाना कोई आसान काम नहीं था। ये हाड़ तोड़ मेहनत थी। सोचिए, मजदूर कई कई घंटे, मतलब घंटों तक पत्तियों को बड़े बड़े टैंक में सड़ाते, फिर उस घोल को लकड़ी के डंडों से तब तक पीटते रहते जब तक वो नीला ना हो जाए। आखिर में जाकर उस गाढ़े पेस्ट को सुखाकर, दबाकर उसके केक बनाए जाते थे, और फिर यही केक जहाज़ों में भरकर सीधे ब्रिटेन जाते थे। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये उसी दौर की गवाह हैं। पौधे से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक का ये पूरा का पूरा सफर इंसानी मेहनत और पसीने से सींचा जाता था। तो जब जुल्म इतना बढ़ जाए तो क्या होगा? विद्रोह। ये तो होना ही था, और इसकी वजहें बिल्कुल साफ थीं। एक तो किसानों का शोषण अपनी हदें पार कर चुका था। दूसरा, जमींदार भी इन बागान मालिकों से तंग आ चुके थे। तीसरा, 1857 के गदर के बाद अंग्रेज खुद डरे हुए थे कि कहीं कोई और बड़ा विद्रोह न हो जाए। और सबसे जरूरी बात, इस बार किसानों को पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग का भी साथ मिल गया था। और जब किसानों ने पलटवार किया ना, तो वो वाकई जबरदस्त था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, बस अब बहुत हुआ, हम नील नहीं उगाएंगे। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने नील की फैक्ट्रियों पर हमला बोल दिया। जो लोग बागान मालिकों के लिए काम करते थे, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, मतलब हुक्का पानी बंद। और इस लड़ाई की सबसे खास बात ये थी कि महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। वो भी बर्तन बेलन जो हाथ में आया लेकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। तो ये थी नील की कहानी। लेकिन ये कोई अकेली कहानी नहीं थी। शोषण और फिर विद्रोह का ये जो ब्लूप्रिंट था, ये जो पटकथा थी, वो भारत के दूसरे हिस्सों में दूसरे रिसोर्सेज के लिए भी बिल्कुल हूबहू दोहराई जा रही थी। तो चलिए अब एक ऐसे ही दूसरे सुनियोजित संघर्ष की तरफ चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं राजमहल की पहाड़ियों में, और यहाँ अंग्रेजों ने अपनी सबसे जानी मानी और सबसे खतरनाक चाल चली, फूट डालो और राज करो। उन्होंने किया क्या कि पहाड़ियाँ और संथाल, जो दो स्थानीय जनजातियां थीं, उन्हें ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। मकसद एक ही था कि आसानी से जमीन पर कब्जा किया जा सके। अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी बहुत ही चालाकी भरी थी। देखिए, एक तरफ थे पहाड़िया लोग जो झूम खेती करते थे, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे और अंग्रेजों की सत्ता को मानते नहीं थे। और दूसरे तरफ थे संथाल, जो हल चलाकर एक जगह बस कर खेती करने को तैयार थे।
तो अंग्रेजों ने संथालों को एक टूल की तरह, एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। प्लान ये था कि संथालों को बसाकर अशांत पहाड़ियों को उनकी जमीन से हटा दिया। और ये प्लान तो उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से काम कर गया। दामिनी को, मतलब वो इलाका जो संथालों के लिए तय किया गया था, वहां उनकी आबादी में जबरदस्त उछाल आया। सिर्फ 13 सालों के अंदर आबादी 3000 से बढ़कर 82,000 के पार पहुंच गई। सोचिए कितनी तेजी से ये सब हुआ। लेकिन ये सब एक धोखा था, एक जाल। जैसे ही संथालों ने मेहनत करके जमीन को खेती के लायक बनाया, फौरन टैक्स वसूलने वाले और साहूकार वहां आ धमके। और तब संथालों को एहसास हुआ कि उनके साथ भी वही खेल खेला गया है जो नील के किसानों के साथ हुआ था। वो भी उसी शोषण के चक्र में फंस चुके थे, बहुत ज्यादा टैक्स और कभी ना खत्म होने वाला कर्ज। तो नतीजा क्या निकला? वही जो निकलना था। इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया। 1855-56 में संथालों ने अंग्रेजों और साहूकारों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह छेड़ दिया। एक ऐसा विद्रोह जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। ये औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक और खूनी जंग थी। तो अब इन दोनों कहानियों को, नील वाली और संथालों वाली, एक साथ रखकर देखिए। जगह अलग, लोग अलग, रिसोर्स अलग, लेकिन पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। नील के खेत हों या राजमहल के जंगल, एक ही कहानी दोहराई जा रही है। और यही थी विद्रोह की पटकथा। ये एक तरह का 4 स्टेप फॉर्मूला था, अंग्रेजों का शोषण करने का एक तय तरीका। स्टेप 1, किसी कीमती रिसोर्स पर नजर डालो। स्टेप 2, वहां के लोकल लोगों को या तो हटा दो या मजबूर कर दो। स्टेप 3, उन्हें कर्ज और झूठे कॉन्ट्रैक्ट के जाल में फंसाओ। और स्टेप 4, जब वो बेचारे तंग आकर विद्रोह करें तो उसे पूरी ताकत से कुचल दो। और ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न सिर्फ नील या जंगलों तक ही रुका। नहीं, 1875 में दक्कन में जो दंगे हुए, वहां भी स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम थी। बस इस बार किरदार बदल गए थे, कपास के किसान और साहूकार। तो ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थी, ये एक ही सिस्टम की, एक ही सोच की देन थी। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सारे विद्रोह फेल हो गए? ऊपर ऊपर से देखें तो हाँ, क्योंकि इन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन सच तो ये है, बिल्कुल नहीं। इनकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देने वाली थी, और यही थी अवज्ञा की विरासत। इन्हें सिर्फ असफल विद्रोह कहना गलत होगा। ये असल में भारत की आज़ादी के लंबे संघर्ष की पहली आहटें थीं। वो शुरुआती दर्द था जिससे एक बड़े आंदोलन ने जन्म लेना था। और इस विरासत का सबसे बड़ा सबूत हमें इतिहास में साफ साफ दिखता है। देखिए, 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। ठीक इसके करीब 60 साल बाद 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में अपना पहला बड़ा आंदोलन, अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। और किसके लिए? उन्हीं नील किसानों के लिए। शांति से कानून तोड़ना, सामाजिक बहिष्कार करना, ये जो तरीके गांधी जी ने चंपारण में अपनाए, उनकी जड़ें 1859 के उसी विद्रोह में थी। तो ये पूरी कहानी हमें आज भी एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हमेशा रेलेवेंट रहेगा कि आखिर होता क्या है जब सिर्फ मुनाफे के लिए बनाया गया कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था, उसके पीछे की मानवीय कीमत को पूरी तरह